नमस्कार साथियों। और आज हम लोग फिर मेंस एंसर राइटिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। कल मैंने इंग्लिश में जो क्वेश्चंस बताए थे तो जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 से वहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए उसको आप देख लेंगे। वो इंग्लिश में था और काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप आया कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें हिंदी मीडियम में बताइए। देखिए लैंग्वेज का कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, या आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस पिक्टोग्राफ में करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में समाज के प्रत्येक वर्ग को बांधे रखने की ताकत के साथ साथ आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रदान करने की भी अद्भुत क्षमता समाहित थी। टिप्पणी करें। देखिए गांधी जी जिस समय आए थे ना, उस समय काफ़ी कुछ हो रहा था। लोग पहले प्रार्थना करके अंग्रेज़ों को थक चुके थे। फिर इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलनों का हश्र देख देख चुके थे लोग, किस तरह अंग्रेज उसको सख्ती से दबा देते थे। तो एक बहुत निराशा का माहौल था। उस समय गांधी जी आए और गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे ना, उन्होंने बस उस समय क्रांति कर दी। आज कई लोग गांधी जी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग गांधी जी ही सबसे बढ़िया लीडर थे। तो इसमें आपको क्वेश्चन में अप्रोच में क्या करना है, अप्रोच में ये करना है कि सबसे पहले गांधीवादी आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। गांधीवादी राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख तत्व जो थे वो बताने हैं और सभी वर्गों को एकजुट करने की गांधी जो कहाँ तक सफल हुए ये बताना है और अंत में निष्कर्ष लिखना है इसका। तो देखिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप, मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। उत्तर आप अपने लैंग्वेज में ही लिखें, वो ज़्यादा सही होगा। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद वहाँ के सफल आंदोलनों से गांधी जी को इस बात का भान हो गया था कि भारत में किसी भी आंदोलन की शुरुआत से पहले वहाँ के गांवों जहाँ भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है को जानना जरूरी था। अतः गांधी जी ने 2 वर्षों तक भारत भ्रमण किया। उन्होंने भारत के गरीब किसानों, अल्पसंख्यकों, बुनकरों आदि से निजी अनुभवों को जानने व समझने का प्रयास किया। उनको संगठित करने के उद्देश्य से गांधी जी ने कई नए प्रयोग किए, जिनमें सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आदि शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का आगमन वर्ष 1917 में हुआ। हालांकि वे वर्ष 1915 में ही भारत आ चुके थे, किंतु सक्रिय रूप से उनका भारतीय आंदोलनों से जुड़ाव चंपारण के आंदोलन से ही शुरू हुआ। गांधीवादी राजनीति से आशय गांधी के बताए मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास से है। गांधी जी ने अपने मूल्य एवं आदर्शों की स्थापना स्वयं के अनुभव से की थी। सत्याग्रह नामक हथियार का विकास गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक किया था। सत्य एवं अहिंसा समूचे गांधीवादी आंदोलनों का सार, जिसने आम लोगों को इन आंदोलनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधीवादी राजनीतिक मानवतावाद पर आधारित थी। असहयोग आंदोलन के लिए भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की महती आवश्यकता थी। उस समय गांधी जी ने स्वयं को खिलाफत आंदोलन से जोड़कर स्वयं को मजबूत किया। दूसरा महत्वपूर्ण हथियार था सत्याग्रह। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय हथियार उठाने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी बिना मनोबल नीचे किए संघर्ष के लिए तत्पर रहने की असीम धैर्य उन्हें सत्याग्रह के सिद्धांत से ही मिली। तीसरी बात थी गांधीवादी राजनीति की देसी अवधारणा, जिसने गांधी जी ने हिंदी भाषा की वकालत की, कुटीर उद्योगों की बात की, खादी की बात की, जिसका भारत के विशाल जनसमूह ने समर्थन किया। किसान आंदोलन एवं निम्न वर्ग के समर्थन के बाद भी बिना उच्च वर्ग के समर्थन के आंदोलन अधूरा रह जाता। ऐसे में गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया एवं समाज के उच्च वर्ग का विश्वास जीता। वर्ष 1932 में जब अंग्रेजों ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का कानून बनाया तो गांधी जी ने पूना जेल में आमरण अनशन शुरू कर दलितों को साथ लाने में सफलता प्राप्त की। इतना ही नहीं, गांधी जी ने महिलाओं को भी सक्रिय आंदोलनों से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गांधी जी राजनीति के तत्वों में समाज के प्रत्येक वर्ग को बांधे रखने की क्षमता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि प्रदान करने की भी अद्भुत क्षमता समाहित थी। देखिए इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। बिहार के लिए ये देखिए कि चंपारण
वाला जो मैटर है ना, वो बीपीएससी हमेशा पूछता है। तो चंपारण का जो इशू है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था और चंपारण में उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो घोट लेना बहुत आवश्यक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नहीं हैं, छूटे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये सब जीएस पेपर 1 में आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देगा। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 है ना, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ के पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य एक नए राजनीतिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है जिसने एक एकात्मक राजतंत्र की प्रवृत्ति भले न हो, किंतु एक एकीकृत साम्राज्य का स्वरूप आवश्यक रूप से परिलक्षित होता है, विवेचना करें। तो देखिए इसमें अप्रोच क्या लगाना है आपको। जैसे एक भूमिका लिखनी है, मौर्य साम्राज्य कैसे नए राजनीतिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है, और साम्राज्य का स्वरूप बताना है, और अंत में तो निष्कर्ष आपको लिखना है। ठीक है, फ्रेमिंग क्वेश्चन की ऐसे करनी है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप की जानकारी अभिलेखों के साथ साथ अर्थशास्त्र से भी मिलती है, किंतु साम्राज्य की अत्यधिक केंद्रीयकृत व्यवस्था को क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वतंत्रता की पूरी तरह समाप्ति के तौर पर देखना उचित नहीं होगा। अशोक के अभिलेखों में पूर्ण केंद्रीकरण की व्यवस्था में मौर्य साम्राज्य की एकात्मक व्यवस्था की कल्पना उचित नहीं, क्योंकि ये बहुत हद तक उत्तराधिकारियों को संबोधित करते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए तथा अफगानिस्तान में यूनानी एवं अरमाइक लिपि में लिखे गए मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उन क्षेत्रों में विदेशी मूल के लोग या अधिकारी रहते होंगे। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य में अच्छी संचार व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के अभाव के कारण पूर्ण या एकात्मक राजतंत्र की संभावना नहीं दिखाई देती। यदि मौर्य साम्राज्य को मुख्य क्षेत्र एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में विभाजित करके देखें तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में विविधता देखने को मिलती है। दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र शामिल थे। दक्षिण भारत के अशोक के अभिलेखों में हाथी पालने के साक्ष्य मिलते हैं। इसका अर्थ है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में मौर्य राज्य क्षेत्रीय सरदारों के माध्यम से नियंत्रण रखता था। दूसरे, इस समय श्रेणी की भी स्वायत्ता स्थिति की कल्पना की जा सकती है, जिसके कारण अखंड राजतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसे में मौर्य राजतंत्र एक एकीकृत राजतंत्र तो नहीं था, किंतु एक विस्तृत साम्राज्य अवश्य था जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन साप्तांग विचारधारा पर आधारित था। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा, जनपद, मित्र सेना, कोष एवं दुर्ग राज्य के क्रियान्वयन के अंग थे। राजा के कार्य में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, जिसे राजा का नेत्र कहा गया है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की शक्तियाँ राजा की परस्पर स्थिति पर निर्भर थी। मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण यानी योग्यता परीक्षण के उपरांत होती थी। मंत्री परिषद एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी। मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उसकी नौकरशाही व्यवस्था से पता चलती है। मौर्य साम्राज्य विस्तृत नौकरशाही पर आधारित था, जिसमें पिरामिड नुमा व्यवस्थित अधिकारी संवर्ग को नियुक्त किया गया था, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच का यूज किया गया था। नौकरशाही व्यवस्था में सबसे ऊंचे स्तर पर तीर्थ एवं महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख तीर्थों में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, समाहर्ता एवं सन्निधाता थे। सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ खजाने का प्रभारी भी होता था, जो समाहर्ता के साथ मिलकर कार्य करता था। अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य में 27 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है, जैसे लक्षपाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष आदि। इनका कार्य राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सहायता करना था। साथ ही ये लोग सामाजिक आर्थिक जीवन का विनियमन भी देखते थे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन सुविधानुसार प्रांतों में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की निश्चित संख्या की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, जबकि 4 प्रांत होने की जानकारी व्यक्त की जाती है, किंतु अशोक के काल के 5 प्रांतों एवं उनकी राजधानियों की जानकारियाँ मिलती है।
मौर्य साम्राज्य के प्रांत जिलों में विभाजित थे, जिनमें रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो जिलों के प्रशासन एवं भूराजस्व व्यवस्था के साथ साथ न्याय व्यवस्था को देखते थे। जिला एवं ग्रामीण व्यवस्था के बीच स्थानीय नामक प्रशासनिक इकाई कार्य करती थी, जिस पर स्थानिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिस पर प्रधान ग्रामीण था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीयकृत थी। अतः स्पष्ट है कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन तथा विस्तृत नौकरशाही एवं विस्तृत साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। विस्तृत साम्राज्य की प्रक्रिया को जानने के लिए संचार साधनों के अभाव की स्थिति में गुप्तचर व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। गुप्तचर व्यवस्था केंद्रीयकृत एवं विस्तृत साम्राज्य के अभिलक्षणों को और पुष्ट करते हैं। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक नए राजनीतिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक एकात्मक राजतंत्र की प्रवृत्ति भले न हो, किंतु एक केंद्रीकृत साम्राज्य का स्वरूप आवश्यक रूप से परिलक्षित होता है। देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बीपीएससी में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्चर को लेकर ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन का स्वरूप घूमता है तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना होगा, और बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार होइए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो काफ़ी चौंकाता है। तो कभी चौंकिए नहीं एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ना वो होता ही इसलिए है कि आप बहुत अच्छे लोगों को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मौर्यन से ही लेते हैं। मौर्योत्तर शैली ने भाव, भावना एवं शारीरिक सौंदर्य सभी पक्षों के प्रदर्शन पर बल दिया, जिसके कारण कला, धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों के अभिव्यक्ति का साधन बन गई। विवेचना करें। भाई क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाए। मौर्योत्तर शैली ने भाव, भावना एवं शारीरिक सौंदर्य सभी पक्षों के प्रदर्शन पर बल दिया, जिसके कारण कला, धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन गई। विवेचना करें। चलिए, इसमें अप्रोच क्या आप लोग लगाएंगे? तो पहले तो भूमिका इसमें लिखनी पड़ेगी, फिर मौर्योत्तर कला के विभिन्न पक्ष तथा समन्वय जो देखना है, और निष्कर्ष। ये तो होगा ही, क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग शुरू करते हैं देना। मौर्य काल में कला के विकास में राज्य अहम भूमिका निभाता था, परंतु मौर्योत्तर काल की कला को विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया गया। मौर्योत्तर काल में नए विचारों के साथ साथ कला के नए स्वरूप अस्तित्व में आए, और इसी परिदृश्य में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के प्रचलन की शुरुआत हुई, जिसकी परिणति भारत में मिली-जुली संस्कृति के विकास के रूप में हुई। मौर्योत्तरकालीन कला तथा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण कारक के रूप में भारत समाज का व्यवसाय प्रधान होता था। व्यवसाय के क्षेत्र में दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में बेहतर थी। बाद में उत्तर भारत के आर्थिक ढांचों में भी परिवर्तन हुए, जिसके कारण मौर्योत्तर युगीन कला तथा संस्कृति में व्यापक परिवर्तन देखा गया। इस काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। धनी व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों तथा शासकों द्वारा इसे बहुत प्रोत्साहन दिया गया। पर्वतों में खोदी गई गुफाएं मंदिरों तथा भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त होती थी। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्तिकला की एक शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। जहां तक ब्राह्मण धर्म का प्रश्न है, उसके भी अवशेष कुछ कम नहीं हैं। मथुरा, लखनऊ, वाराणसी के अनेक संग्रहालयों में इस काल के विष्णु, शिव, स्कंद, कार्तिकेय के निरूपणों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। मौर्योत्तर युगीन कला में स्तूपों, चैत्यों तथा विहारों के निर्माण को लोकप्रियता मिली। बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे के चारों ओर दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयत्न मथुरा शैली में के अंतर्गत किया गया। अब इसमें निष्कर्ष क्या है? मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में कला ने भाव, भावना एवं शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित करना शुरू किया, जिसके कारण कला, धार्मिक विचार और शारीरिक सुख दोनों की अभिव्यक्ति का साधन बन गई। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, इसके कुछ पॉइंट्स आपको काम आएंगे। सारे पॉइंट्स आपके काम के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हूबहू इस तरह का उठ के बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आपको बढ़िया पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद भारत के लिए सुधारों की राह दुरूह थी, परंतु भारत ने अवसरों को भुनाया तथा चुनौतियों को
चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन किया, टिप्पणी करें। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 से इसको जोड़ सकते हैं, या फिर ये जीएस के पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, बस आपके पास समय है तो तैयार कर लीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें अप्रोच देंगे, जो अप्रोच अपनाएंगे उसमें भूमिका देंगे, एलपीजी नीतियों का प्रभाव देंगे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर, सरकारी नीतियों में बदलाव देंगे, और कोविड का परिप्रेक्ष्य भी यहाँ पे अगर दें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे कोविड के परिप्रेक्ष्य को शामिल नहीं किया है, लेकिन आप लोग जरूर इसको एक बार देख लें। एलपीजी पूर्व तथा पश्चात प्रभाव की दृष्टि से तुलना करें, और निष्कर्ष तो लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी हस्तक्षेपों में से स्वयं को मुक्त रखने के लिए भारत ने नियंत्रित आर्थिक नीति अपनाई। डर था ना कि फिर से कहीं हमारा देश गुलाम न बन जाए, क्योंकि अंग्रेज जस्ट छोड़ के गए थे। परंतु 20वीं सदी के अंतिम दशक में जब भुगतान का संकट नियंत्रण से बाहर हो गया तो सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसे उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एलपीजी के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सुधारों का भारतीय सामाजिक आर्थिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इसको बिंदुओं से हम लोग समझ सकते हैं, कुछ बिंदु देख लेते हैं। सरकारी नियंत्रण में कमी तथा लाइसेंस राज की समाप्ति के पश्चात भारत में व्यापार करना आसान हुआ तथा नए रोजगार का सृजन हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि हुई तथा चालू खाता घाटा कम हो गया। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। फलस्वरूप भारत में भुगतान की समस्या खत्म हुई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से भारत में उपभोक्तावाद का प्रसार हुआ। कंपनियों के कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित होने के कारण क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ तथा प्रव्रजन में वृद्धि हुई। संयुक्त परिवार जैसी संस्था कमजोर हुई तथा एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा। देर से विवाह, तलाक जैसे मामलों में वृद्धि हुई तथा वृद्धाश्रमों की संख्या में भी इजाफा हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई तथा उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले। शिक्षा में निजीकरण के पश्चात उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ, परंतु गुणवत्ता एवं रोजगार योग्यता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। भारत के समक्ष नई वैश्विक चुनौतियां तथा संभावनाएं उभर कर आई, जिसके अनुसार सरकार ने अपनी नीतियों में कई आवश्यक बदलाव भी किए। जैसे भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए सेबी, हम लोग जानते हैं इसका, सर्विसेज एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, FIPB जैसी संस्थाओं का गठन हुआ ताकि निवेश की अस्थिरता से निपटा जा सके। वैश्विक चुनौतियों एवं संभावनाओं के आलोक में द्वितीय पीढ़ियों के सुधार लागू किए गए। सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की एवं अप्रगतिशील कानूनों को खत्म किया। प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सापेक्ष घरेलू नीतियों को लागू किया है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई गई। महिलाओं के अधिकारों तथा अवसरों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रम कानून लागू किए गए। विकास की क्षेत्रीय विसंगतियों को दूर करने के लिए गैर विकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया। वैश्वीकरण के उपरांत भारत में आर्थिक तथा साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई, जिसके लिए भारत ने कार्यबल का गठन किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी ध्यान दिया। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई। वैश्वीकरण ने भारत के समक्ष नए अवसर भी प्रस्तुत किए हैं। भारत IT सेवाओं का सर्वप्रमुख निर्यातक देश है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में कई नीतियों को लागू किया गया है, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों का गठन, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को लागू करना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया का सरलीकरण। वित्तीय क्षमता दुरुस्त करने के लिए भारत ने FRBM अधिनियम लागू किया है तथा बेसेल प्रतिमान का पालन किया है। अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यक पहल की गई है ताकि भारत में सामाजिक आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चले। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत के सुधारों की राह दुरूह थी, किंतु भारत ने अवसरों को भुनाया तथा चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन किया तथा भारत जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाकर स्वयं को विश्व की श्रम शक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले हों तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये प्रयास नहीं पसंद आया हो तो इसको डिसलाइक कर दीजिएगा, है ना। तो बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।